हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। शुरू करा है हमने एक नया सफर क्लास 10 के बच्चों के साथ, जिसमें साइंस सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आज हम कवर करने जा रहे हैं वन शॉट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आपने बचपन से ही सुना होगा। एसिड एक हार्मफुल केमिकल होता है जो जिस चीज के कांटेक्ट में आता है उसको हार्म कर देता है। एसिड तो मोस्ट कॉमन हर कोई जानता ही है। सॉल्ट्स भी आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। सॉल्ट्स जो खाने में यूज होता है और तरह तरह के केमिकल्स में भी यूज होता है। केमिस्ट्री लैब्स में भी सॉल्ट्स का यूज करा जाता है। पर ये टर्म नहीं है। बेस बेस क्या होता है? बेस को आप टर्म ऐसे कर सकते हैं कि एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला सब्सटेंस है। जब किसी केमिकल कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसमें बेस मिलाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिमिलरली किसी सब्सटेंस में जब बेस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड उसमें ऐड करा जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्ट करते हैं। और सॉल्ट का क्या है? सॉल्ट तो ऑलवेज न्यूट्रलाइज ही रहता है। उसको ना उसका कोई एसिडिक नेचर है ना कोई बेसिक नेचर है, हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो खट्टा होता है टेस्ट में। इट इज सॉर इन टेस्ट। एसिड को पर जरूरी नहीं कि चख के पता करा जाए कि ये एसिडिक है कि नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नींबू तो चखा ही होगा। नींबू स्वाद में खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिड मौजूद होता है। टमाटर होता है, आपने टमाटर तो खाया ही होगा। जब टमाटर खाते हैं तो उसका जो फ्लूइड होता है अंदर, वो भी हमको खट्टा लगता है स्वाद में। क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर भी एसिड मौजूद होता है। वो काफी कम मात्रा में, काफी डिल्यूट क्वांटिटी में होता है, तो वो हमको हार्म इतना नहीं करता, पर एसिड उसमें भी मौजूद होता है, इसलिए उसका टेस्ट खट्टा आता है। अब जरूरी नहीं कि मैं आपको कोई केमिकल दूं और पूछूं कि ये बताओ एसिड है बेस है। जरूरी नहीं कि आप उसको चखो कि कोई भी एसिड है, लाओ एसिड चख लिया, जला देगी जबान। तो हम सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं बता सकते। ऐसे बेस होता है, बेस बिटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट में। पर हम हर केमिकल सब्सटेंस को ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, क्या पता वो बॉडी को हार्म कर जाए। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होता है जो इंडिकेट करता है कि उसमें एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, या फिर सॉल्ट है यानी कि न्यूट्रलाइज नेचर है। वो तो रही बात की बात, वो हम आगे अंदर चैप्टर में जब अंदर तक जाएंगे तब उस पे आएंगे इंडिकेटर पे। अभी एसिड और बेस के बारे में ही जान लेते हैं। एसिड एक ऐसा नेचर शो करता है कि लिटमस पेपर पे जब भी उसको डाला जाए तो रेड से ब्लू कर देता है, ब्लू से रेड कर देता है। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर भी स्टूडेंट्स एक ऐसा इंडिकेटर होता है, एक ऐसा पेपर होता है जो शो करता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस का नेचर कैसा है। अगर वो एसिडिक है तो रेड साइड को जाएगा, अगर वो बेसिक है तो ब्लू साइड को जाएगा। तो अगर लिटमस पेपर को हमने उस सॉल्यूशन में डाला और वो एसिडिक हुआ नेचर में, तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। और एसिड की एक खास बात ये रहती है कि वो सॉल्यूशंस में हमेशा H+ आयन डोनेट कर देता है। H+ आयंस क्या होते हैं सर? आयंस वो होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं। कोई केमिकल कंपाउंड है, वो आपस में ब्रेक हो रहा है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वाटर लेते हैं। वाटर में हमारा हाइड्रोजन होते हैं दो, एक होता है ऑक्सीजन। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे लोग, नहीं, वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। H+ OH-। अब इसमें प्लस और माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है सर? प्लस का मतलब है दानवीर होना, पॉजिटिविटी। एक अच्छा इंसान है जो दानवीर कर रहा है, तो वो आयंस पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दे रहे हैं। नेगेटिव आयंस का इसका अपोजिट मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। अब H+ क्यों हुआ? उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। किसको डोनेट कर दिए? OH- को। वो OH- इसीलिए हुआ क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, इसलिए वो नेगेटिव हो गया। अब समझो कि एक इंसान है जो अच्छा है नेचर में, तो उसको जितने भी इनकम आती है कहीं से भी, तो वो लोगों की भलाई के काम में लगा देता है, तो वो पॉजिटिव हुआ। और जो एक इंसान अच्छी खासी इनकम कमा रहा है फिर भी वो दूसरों को लूटने पे लगा रहता है, झूठ बोल के गलत काम करके पैसे कमा रहा है, तो वो नेगेटिव हो गया। ऐसी इन आयंस का काम होता है। अगर वो पॉजिटिव है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना जानते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है उनकी। तो ऐसी जो H+ आयन है हमारा, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन कम है, जो नॉर्मली एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाए समझो कि उतने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। जैसे हाइड्रोजन में H+ है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की इस पे कमी है इस आयन में। तो ये एसिड एक ऐसी क्वालिटी शो करते हैं कि ये जब आयंस में डिसोसिएट होते हैं तो ये H+ आयंस में ही डिसोसिएट होते हैं। सिमिलरली बेस होता है जो OH- में डिसोसिएट करता है। अगर OH- में आयंस डिसोसिएट हुए यानी कि उसमें बेस प्रेजेंट है। बेस का नेचर एक ही होता है कि वो
जैसे एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ऐसी बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ मिस राइट हो गया, यहाँ पे ब्लू आएगा। ठीक है, एक क्वालिटी सर बेस की ये भी हो जाती है स्टूडेंट्स कि बेस जो होता है वो सोपी होता है। कभी भी किसी भी सब्सटेंस में अगर बेस मौजूद है अच्छी क्वांटिटी में, जब भी आप उसको ऐसे रब करके देखोगे फिंगर्स में लेके, तो वो सोपी होता है। सिमिलरली सोपी से याद है कि हमारा जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें बेस मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है सर? क्योंकि जब हम नहा रहे होते हैं तो नहाने से पहले जो हमारे शरीर पे एसिडिक लेयर जम जाती है, जब हम इधर उधर बाहर निकलते हैं तो जो एनवायरनमेंट में एसिड मौजूद है, मॉइस्चर में जो एसिड मौजूद है वो हमारे स्किन पे आ जाती है, स्किन को बर्न कर देती है धूप में निकलने के बाद। तो उसको रिमूव करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस जिसको हम सोप के नाम से जाने जाते हैं उसको यूज करते हैं, ताकि वो एसिडिक नेचर को कम कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, स्किन ठीक हो जाए। अब बेस की बात रही कि ये तो सोपी हो जाता है नेचर में अगर टच करें तो। एसिड का क्या रहा? तो एसिड का तो देखो ऐसा है स्टूडेंट्स कि एक नींबू का रस अगर आप हाथ में लो तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा ज्यादा, एक टमाटर का रस आप हाथ में लो तब ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। पर अगर आप रियलिटी में एक कंसंट्रेटेड एसिड को हाथ में लो तो चलो एक काम करते हैं कि आप ट्राई करना, आप बताना कि कैसा लगता है हाथ में लेने के बाद एसिड। मजाक कर रहा हूं, इसको ट्राई ना करें, एसिड को कभी हाथ में ना ऐसे टच करें। अब रही इनकी पीएच की बात। अब पीएच क्या होता है? पीएच एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म है, एक ऐसा यूनिट है जो हमको बताता है हाइड्रोजन की पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ पावर, जिसको हम आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक आएगा इसका भी आगे। अभी आप बस इतना जान लो कि जो पीएच होता है इसका वो लेस देन 7 होता है, और जो बेस होता है उसका पीएच मोर देन 7 होता है हमेशा। अब एसिड दो तरीके के मिल जाएंगे आपको, एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाएगा, एक वीक एसिड मिल जाएगा। इंसान भी तो दो तरीके के होते हैं कि एक ताकतवर हो गया, एक कमजोर हो गया, या फिर एक अच्छा हो गया, एक बुरा हो गया। इसी तरीके से हमारे एसिड और बेसिस का भी नेचर होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कौन से होते हैं? जो इजीली आपका H+ डोनेट कर देता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। और वीक एसिड में कौन से आते हैं? वीक एसिड में आते हैं आपके एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड ही आपके टमाटर में प्रेजेंट होते हैं, जो टमाटर का रस होता है उसका जो एसिड होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा बेस है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? एक होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कौन से होते हैं? वीक बेस होता है NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अब ये तो रही एसिड की बात और बेस की बात, कि एसिडिक जो पीएच 7 से पीछे आ जाता है और बेस जो 7 के बाद आ जाता है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है जिसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है, एकदम न्यूट्रलाइज होता है नेचर में। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो रिएक्शन से फॉर्म होता है। किन की रिएक्शन से? हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो वही फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट होती है, जब एक एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो हमेशा एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और जो कि हमेशा न्यूट्रल होता है नेचर में। और कमेंट में बच्चे अब आप ये बताएंगे कि जो एसिड और बेस वाली रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी उस रिएक्शन का नाम क्या था, किस नाम से उसको जाना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एसिड और बेस में हमने शुरुआत से ही एक टर्म यूज करी है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपके घर पे दूध आता है तो दूध को आप डायरेक्ट, आपकी मम्मी यूज नहीं करती, उसको पहले बर्तन में निकालकर उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है एक प्रॉपर मात्रा के हिसाब से, कि उसका टेस्ट भी खराब ना हो, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाए। क्योंकि इनिशियली जब उसमें पानी नहीं मिलाया गया था तो वो बहुत गाढ़ा था, गाढ़ा था यानी कि वो कंसंट्रेटेड था। अब वो डाइल्यूट हो गया जब उसमें पानी की मात्रा आ गई है। समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई बीकर है, बीकर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूल्स का रंग थोड़ा चेंज करते हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये इनिशियली कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स पास पास है बहुत ज्यादा। ये एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। जब आपने इसमें पानी मिला दिया
आपने इसमें इंसर्ट कर दिया वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, शाबाश। तब इसकी फॉर्मेशन कैसी हो गई? तब जैसे ही आपने इसमें पानी मिलाया, अब पानी क्या करेगा कि इसको डाइल्यूट कर देगा। जो इसके मॉलिक्यूल्स थे जो एकदम कंसंट्रेटेड थे, आपस में गाढ़ापन था, वो अब पतला हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स इसके हो जाएंगे दूर दूर, उसको ज्यादा स्पेस मिल गई अब। तो यहाँ पे ये हो चुका डाइल्यूट। ये फर्क आता है आपका डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में। ये तो रही दूध को लेके बात। अब एसिड और बेसिस में हम कैसे एग्जांपल देंगे? फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम में आ जाए कि बताओ कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, तो आप कैसे समझाओगे? उस टाइम आपको ऐसे शो करना है कि चलो ऐसे ही ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई बीकर है, दो बीकर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें से जो ये वाला बीकर है दोनों में एसिड मौजूद है शुरुआत से आपके में, पर इसमें आपका कंसंट्रेटेड एसिड आ गया है, इसमें आपका डाइल्यूट एसिड आ गया है। और इसको आप बताओगे कैसे कि इसमें जो कंसंट्रेटेड एसिड है, टोटल इसका वॉल्यूम जो है वो आपका 1 लीटर है, 1 लीटर, या फिर आप कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर मौजूद है शुरुआत में, और इसमें भी 1000 मिलीलीटर मौजूद है। पर फर्क कहां पड़ता है? फर्क ये आ जाता है कि जो 1000 मिलीलीटर का कंसंट्रेटेड एसिड है, इसमें से लगभग 800 मिलीलीटर आपका एसिड होगा, बचा आपका 200 मिलीलीटर, वो आपका वाटर हो सकता है। मेनली वाटर ही यूज करा जाता है डाइल्यूट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस है, ज्यादा कोई और रिएक्शन अकर नहीं करवा पाता, इसलिए डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर ही यूज करते हैं। और जो ये डाइल्यूट एसिड होगा, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा कि 200 ml आपका वाटर हो जाएगा, सॉरी 200 ml आपका एसिड हो जाएगा, और जो आपका बचा 800 लीटर हो जाएगा, 800 ml वो आपका वाटर हो जाएगा। ये फर्क आता है आपका कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के जैसे चाहे लिख सकते हैं। ज्यादा इस पर से क्वेश्चन आते नहीं, बस यही पूछ सकता है कि कैसे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट है, तो आप एग्जांपल देके लिख सकते हैं। कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि किसी बीकर में आपका 800 ml एसिड है और 200 ml वाटर है, 1 लीटर का बीकर है टोटल वॉल्यूम इसकी, तो वो हमारा कंसंट्रेटेड में आ गया, और इसका वाइस वर्सा अगर हम कर दें तो डाइल्यूट में आ गया। सिमिलर थिंग बेस के साथ है कि अगर 800 ml बेस मौजूद है और 200 ml वाटर मौजूद है, तो कंसंट्रेटेड बेस हो गया। नहीं तो ये अगर ये वाला प्रोसेस दिखाया गया तो हमारा डाइल्यूट बेस हो गया। सेम चीज है। अब पहुंच गए हम इंडिकेटर पे। इंडिकेटर क्या होता है? पहले इंडिकेटर पे पहुंचने से पहले हम दिखा देते हैं कि इंडिकेटर दिखता कैसे है। अच्छा, मेंशन नहीं हो रखा, चलो कोई बात नहीं, हम कर देंगे, ठीक है। इंडिकेटर वो चीज होती है जो इंडिकेट करती है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। These types of substance that changes their color and smell when chemical environment around it changes। अब ये इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस आप कह सकते हैं होते हैं जो केमिकल रिएक्शन शो करके दिखा देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। अगर उनका आसपास का एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया तो उनके साथ कोई रिएक्शन हो जाएगी और वो दिखा देंगे, उनका कलर चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी, या फिर डिकम्पोज हो जाएंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन होकर दिखा देगी, जिससे पता चल जाएगा कि वो एसिडिक माहौल में है रखा गया है। और सिमिलरली अगर बेसिक माहौल में रखा जाए तब वो कोई केमिकल रिएक्शन दिखा देंगे। तो ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं इंडिकेटर के, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर।
नेचुरल इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो नेचर में फाउंड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए। प्लांट्स में आप ले सकते हैं एग्जांपल टर्मरिक, जो आपकी हल्दी होती है, वो अपना कलर चेंज कर देती है एसिडिक और बेसिक नेचर शो जब होता है उसके साथ। सिंथेटिक, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे कि फिनोफ्थैलिन, फिनोफ्थैलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया आपका। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स भी कभी कभार क्या करते हैं कि जब उनका आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, एसिडिक या बेसिक होता है, तो वो अपना रंग चेंज कर देते हैं। और हो गया आपका ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी, दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक। ऑल्फैक्टरी आपके वो उनकी श्रेणी में आ जाते हैं जो अपनी सुगंध को चेंज कर देते हैं, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है डिफरेंट मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम में है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, और बेसिक में है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। ऐसे वो इंडिकेट कर देते हैं अपनी प्रेजेंस का, कि यहाँ पे एक इंडिकेटर है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से इंडिकेट कर रहा है नेचर को। अब स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के साथ। इनका बिहेवियर कैसे कैसा होता है? जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर में आपका आ गया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपका ऐसे होते हैं कि एसिडिक मीडियम में डाल देंगे। ब्लू कलर का लिटमस पेपर था, एसिडिक मीडियम में डाला तो रेडिश होने लग गया। रेड कलर का आपका लिटमस पेपर था, बेस में डाला तो वो ब्लू होने लग गया। ऐसे ही लिटमस पेपर कलर चेंज करते हैं जब उनको एसिडिक में या बेसिक मीडियम में डाला जाए। एसिडिक सॉल्यूशन रेड, बेसिक सॉल्यूशन ब्लू। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ये आपके सामने फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया है। जो एसिडिक नेचर उसका तो ऐसे रहता है, जब वो बेसिक होने लगता है तो उसका कलर ऐसे चेंज होता चले जाता है। ऐसे फूल होते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर चेंज करते रहते हैं। किसी मौसम में उनके फूल गुलाबी हो जाते हैं, किसी मौसम में उनके फूल नीले हो जाते हैं। तो पता चल जाता है कि उनके आसपास का जो मौसम है वो एसिडिक हो चुका है, इसका मतलब वो नीले रंग के हैं। और अगर गुलाबी हो गए तो यानी कि बेसिक नेचर हो चुका है उनके आसपास का। रेड कैबेज, आपकी लाल वाली जो पत्ता गोभी होती है, वो एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर शो करती है और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करती है। टर्मरिक, टर्मरिक जो आपकी हल्दी होती है, एसिडिक नेचर में तो उसमें कोई चेंज नहीं रहता, जो उसका येलोइश कलर रहता है वो तो रहता ही है, पर बेसिक नेचर में वो रेड हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि हल्दी लाल रंग की हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें बेसिक नेचर ज्यादा हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स, जैसे हमने बताया केमिकल कंपाउंड्स में कई बार क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। जैसे कि आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस रहता है पानी की तरह, पर बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है। ऐसी फिनोफ्थैलिन है आपका, वो एसिडिक नेचर में तो आपका रेड कलर शो करता है और बेसिक नेचर में येलो हो जाता है। ऑल्फैक्टरी, जो आपके स्मेल से पहचाने जाते हैं, ऑर्डर से पहचाने जाते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इंडिकेटर जैसे कि क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। लौंग का तेल जब एसिडिक में होता है तो जैसी नॉर्मल स्मेल उसकी आती है ऑयल की, वैसी स्मेल रिटेन रह जाती है, पर बेसिक में वो स्मेल खो देता है, उसकी कोई स्मेल नहीं आती बेसिक सॉल्यूशन होते ही। प्याज हो गया, प्याज की जैसी नॉर्मली एसिडिक सॉल्यूशन में तो जैसी स्मेल आती है वैसी ही आती है। क्यों? क्योंकि प्याज ऑलरेडी एसिडिक होता है नेचर में, पर जब वो बेसिक हो जाता है तब वो भी अपना स्मेल एकदम ही खो देता है, उससे स्मेल ही आनी बंद हो जाती है। वेनिला एसेंस, जो आपका फ्लेवर होता है, आप खानों में यूज करते हैं, जब वो एसिडिक होता है तब उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है, थोड़ी मीठी मीठी से सुगंध आती है, और बेसिक में भी उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। ये कुछ गिनती के दो तीन एग्जांपल दे रखे हैं तीनों के, जो आप याद कर लें। और ज्यादा एग्जाम में से कुछ पूछेगा नहीं, किसी के बारे में भी पूछे तो आप एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल दे देंगे, अच्छा रहेगा। नोट्स आप कहां से लेंगे? नोट्स आप लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो चुका है ऑलरेडी। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, अब तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं कि किसने कितने फोकस के साथ करा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ दिस इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड, क्रिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो इसका ऑप्शन सही आएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में इसकी गिनती आती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो आपके स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। हमने शुरुआत में बताया था कि एसिडिक जो होते हैं वो 7 से नीचे आ जाते हैं, और जो बेसिक हो जाते हैं वो 7 से ऊपर चले जाते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं वो एग्जैक्ट 7 पे आ जाते हैं पीएच लेवल में। तो एसिडिक सॉल्यूशन कैसे होंगे? जिनकी पीएच की वैल्यू 7 से कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन अ बेसिक सॉल्यूशन। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि कौन सा इंडिकेटर होता है जो पिंक कलर का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें मिथाइल ऑरेंज। और अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एसिडिक मीडियम में, अभी तो ये बेसिक का था तो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कैसे कलर का हो जाता है। सही आंसर देने वाले का कमेंट मेंशन किया जाएगा और लाइक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद एन बेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में ही पूछा कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और उसके बाद बचा कुचा केमिकल रिएक्ट करके वाटर बना देता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनाती है, फॉर्मेशन करती है, वो सॉल्ट का करती है, सिर्फ वाटर का करती है, या फिर सॉल्ट एंड वाटर दोनों करती है, या फिर एसिड एंड अ न्यू बेस का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन उसका आपका हो जाएगा कि सॉल्ट और वाटर दोनों ही इसमें फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज एन। ऐसा कौन सा केमिकल है जो H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करता है? बहुत सिंपल, एसिड। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, अभी हमने बताया कि एक न्यूट्रल केमिकल सॉल्यूशन जो होता है उसका पीएच लेवल 7 पे आ जाता है, एकदम इक्वल टू 7 हो जाता है। तो करेक्ट आपका हो गया 7। 0 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 0 तो कभी कहीं से नहीं हो सकता किसी भी केमिकल कंपाउंड का पीएच या तो 1 तक चला जाएगा या 14 तक चला जाएगा, इतने की ही रेंज में रहता है। 0 स्केल के ही बाहर हो गया। अब आते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जब वो डिफरेंट चीजों के साथ रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शंस दिखाता है। उससे पहले हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिससे मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। अरेनियस एसिड हो गया और आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड हो गया। अरेनियस एसिड क्या होता है? द सब्सटेंस विच रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड अरेनियस एसिड। ऐसे एसिड जो H प्लस आयंस डिसोशिएट करते हैं। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर आपने शुरुआत में बताया था कि एसिड की पहचान ही तब होती है जब वो H प्लस आयन डिसोसिएट करते हैं। वो हाँ 10th क्लास तक के लेवल के हिसाब से यही रहता है कि एसिड की पहचान तभी होती है जब वो H प्लस आयन डिसोसिएट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। पर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि और भी डिफरेंट काइंड से हम डिनोट कर सकते हैं कि कोई केमिकल कंपाउंड एसिडिक है या नहीं है, चाहे वो H प्लस आयन कर रहा हो ना कर रहा हो। पर अरेनियस एसिड पर्टिकुलर वही एसिड होता है जो H प्लस आयन डिसोसिएट करते हैं, उन्हीं को हम अरेनियस एसिड कहते हैं। जैसे कि आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एसिड का नाम ही ऐसे पड़ा है कि ये आपको पहली चीज तो कंफ्यूज करेगा कि यहाँ पे बेस नाम से टर्म्स थोड़ी कंफ्यूजन देगी, पर इस शब्द का ही मतलब ये है कि एसिड की ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कि उसको बेसिक करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने बेस की जरूरत पड़ेगी, उसकी बेसिसिटी कितनी है उस एसिड की, उसकी क्षमता इतनी ज्यादा कैसे है। जैसे कि कोई क्लास का टॉपर होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, अब न्यू एडमिशन लेके कोई बच्चा आया, अब वो सोचता है कि ये तो टॉपर है, इसको तो पीछे करना पड़ेगा। तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस टॉपर को पीछे करने के लिए, वो होगी उसकी बेसिसिटी। वो टॉपर हो गया उसका एसिड, और वो जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो हो गए उनकी बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ उनको कितनी देनी पड़ेगी। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ion present in an acidic which it can release when dissolved in water or in aqueous solution। aqueous solution में dissolve होने के बाद H plus ion कितने वो रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि रिप्लेस। आप इससे बहुत इजीली कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हो कि वो जो न्यू स्टूडेंट आया उसने क्या करा कि उस टॉपर को उसकी पोजीशन से, टॉपर की पोजीशन से हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कितनी स्ट्रेंथ लगाई, कितनी मेहनत करी, वो उसकी बेसिसिटी हो गई। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक कौन से होते हैं? जो एक H प्लस आयन वो करते हैं, रिलीज करते हैं, जैसे कि HCl आपका हो गया। अब आपका सबसे पहले ले लेते हैं HCl। HCl जब भी एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो एक H प्लस आयन डोनेट करता है और एक क्लोरीन का आयन डोनेट करता है, नेगेटिव। डाइबेसिक एसिड कौन से होगा? जो 2 H प्लस आयन डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4, ये आपके 2 H प्लस आयन डोनेट करेगा प्लस SO4 2 माइनस। अब इसको बहुत बार बच्चे गलत ऐसे लिख देते हैं कि यहां पे उन्होंने सोचा कि H2 है तो आयंस में बनने के बाद H2 माइनस इधर को आ जाएगा, नहीं, ये दिखा रहा है कि इसकी संख्या कितनी है। 2 हाइड्रोजन है तो इसके लिए हमको आगे ही लगाना पड़ेगा, पीछे वो आयन की फॉर्म में, अगर आप ऊपर लिख देते हो पावर की जगह पे तो वो आपको दिखाता है कि वो आयन की फॉर्म में है, इसलिए ऊपर लिखना गलत हो जाएगा। अब आपका ट्राइबेसिक एसिड हो गया,
जिसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम H3PO4। जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस में डिसोसिएट होता है। ये हो गया आपका मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है एसिड की डिफरेंट चीजों के साथ, पानी के साथ हो गया, मेटल के साथ हो गया, बेस के साथ हो गया, तो वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारी केमिकल रिएक्शंस में आती हैं। फर्स्ट पे आपका आता है रिएक्शन विद मेटल। मेटल से रिएक्ट करने के बाद कैसी रिएक्शन होती है, एक डाइल्यूट एसिड, मेनली हम कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़ेंगे उसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि हम डाइल्यूट एसिड ही यूज करते हैं रिएक्शंस में। क्यों? क्योंकि जितनी भी केमिकल लैब्स होती हैं वहां पे भी हमेशा डाइल्यूट एसिड ही यूज करा जाता है, कंसंट्रेटेड नहीं करा जाता है। क्यों? क्योंकि वो काफी हार्मफुल रहता है और अनस्टेबल भी काफी रहता है, इसलिए हम हमेशा डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं केमिकल लैब्स में। इसलिए रिएक्शन में भी इसको डाइल्यूट एसिड के टर्म्स में यूज करा जाता है हर जगह पे। तो डाइल्यूट एसिड आपका जब भी मेटल से रिएक्ट करता है सबसे पहले वो सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, जिसका एक एग्जांपल ये रहा। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब ZnCl2 सॉल्ट बना देगा एक तो आपका, और एक H2 गैस आपकी रिलीज कर देगा, इवेपोरेट हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप कह सकते हो कि एक्सेप्शन की तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये एक रिएक्शन कर रहा है एसिड मेटल के साथ तब सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तो सिल्वर भी तो एक मेटल है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन क्यों नहीं देता? ये एक एक्सेप्शन केस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके लिए हम चलते हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ। हमने रिएक्टिविटी सीरीज फर्स्ट लेक्चर में ही ऑलरेडी कवर कर ली थी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज का वो होता है ओनर। तो अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो रिएक्ट कर जाएगा। जो हाइड्रोजन से नीचे है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी कि जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देते हैं। अगर कंपाउंड में सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर प्रेजेंट है और लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब हम इनपुट में दे रहे हैं, तो वो रिप्लेस कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे और उनकी जगह खुद आके बैठ जाएंगे। वो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ी थी। तो इसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी H हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है जिसको हमको रिमूव करना है। जैसे हमने यहाँ पे HCl में से H हटा दिया था तो Cl जिंक के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा था, तो यहाँ से भी हमको H हटाना है। तो H हटाने के लिए क्या होना चाहिए, जो H तभी हुआ डिस्प्लेस जब उससे कोई ज्यादा रिएक्टिव आ जाए। पर अब हम देख रहे हैं कि सिल्वर तो उससे कम रिएक्टिव है तो वो नहीं कर पाएगा, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रिएक्शन ही नहीं शो करेगा, इसलिए ये रिएक्शन अकर नहीं होती। तो आप डेफिनेशन में ये लिखोगे जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारा सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन होती ही नहीं है। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस को टेस्ट कैसे करा जाता है? कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो यानी कि उसमें एसिड था, तभी वो हमारा हाइड्रोजन गैस H प्लस आयंस में पहले डिसोसिएट हो रहा है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है, तब जाके वो इवेपोरेट हो रही है। तो वो पता कैसे चलेगा? ये भी एक फॉर्म होता है, तरीका होता है हमारा ये देखने का कि ये एसिड है कि नहीं है। आपने बहुत बार वीडियोस में देखा होगा कि जब हम कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि उसमें आपको कोई लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, उसमें आप थोड़ा सा मोर रिएक्टिव कंपाउंड डाल देते हैं। जैसे हमने उसमें एल्यूमिनियम की फॉइल डाल दी, जिंक डाल दिया, तो वो क्या करता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगती है। जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगती है तो उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे हम थोड़ी सी फ्लेम दिखा देते हैं, जो पॉप की साउंड के साथ एक फ्लेम बड़ी तेजी से जलती है, जो इंडिकेट करती है कि वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
कुछ इस तरीके का वो रिएक्शन होता है कि अगर उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है बाहर की साइड और उसके फेस पे हम फ्लेम ले आते हैं तो वो एक पॉप के साउंड के साथ एक पटाखे की तरह जलता है, जिससे इंडिकेट होता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी यानी कि उसमें एसिड प्रेजेंट था, तभी उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज करी। तो प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन इन अ केमिकल बाय प्लेसिंग फ्लेम नियर टू इट, इट विल इग्नाइट विद पॉप साउंड। वो एक रोशनी होती, तेज रोशनी जब चमकती है आग की अचानक से फ्लेम की, वो ऐसी आवाज के साथ और रोशनी के साथ चमकेगा जिससे पता चलेगा कि वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब जब हम उसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होगा? जब आप बेस से रिएक्ट कराते हैं तो आपका सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ऑलरेडी यहां मेंशन हो चुका है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट तो फॉर्म करते ही है, वाटर भी फॉर्म करते हैं साथ में, जिसका एक एग्जांपल ये है, कॉमन सा एग्जांपल है, क्वेश्चन आए तो आप यही एग्जांपल छाप देना। अब रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट और या फिर आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। When a carbonate react with an acid, it produces a salt, water and carbon dioxide gas. The general equation is, जब भी एक आपका कार्बोनेट एसिड के साथ, कार्बोनेट आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका मेनली सीमेंट में, मूर्तियों में यूज करा जाता है, वो अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो CaCl2 फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका फॉर्म करेगा। ये CaCl2 भी आपका एक सॉल्ट है जो फॉर्म हो रहा है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। CaCO3 जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैसी कैसी जगहों पे मौजूद होता है? लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, मार्बल हो गया, और डिफरेंट फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट आपका एग्जिस्ट करता है। सीमेंट में भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को आपको टेस्ट करना है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की और क्लाउडी। एक लाइम वाटर होता है या फिर आप कह सकते हो क्विक लाइम होता है, उसमें अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड में, उस लिक्विड में, उस सॉल्यूशन में, तो वो आपका क्लाउडी और मिल्कीनेस आ जाती है उसमें थोड़ी। This is because carbon dioxide react with calcium hydroxide to form calcium carbonate। जब भी आपका लाइम वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaOH2 होता है, वो रिएक्ट करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा और वाटर रिलीज करेगा साथ में। तो रिएक्शन उसकी यहां पे मेंशन हो रखी है। अगर हमारा पॉइंट तो यही रहेगा कि अगर आप नोट्स हाथ साथ साथ बनाते हुए खुद की अपनी लैंग्वेज में लिखते हुए चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद भी होता, हाथ होता रहेगा। नहीं तो टेलीग्राम पे हमने नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो नोट्स आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के ही इजिली अपना काम कर सकते हैं। इफ मोर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस, एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, इसी रिएक्शन को अगर हम आगे भी बढ़ा दें, इनिशियली जो आपका ये स्लैग लाइन कह सकते हैं आप इसको, कॉमन नेम स्लैग लाइन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना दे रहा है और वाटर रिलीज कर दे रहा है, इसको एक्सेस में हम आगे भी और ज्यादा रिएक्ट करा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आगे और ज्यादा रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सेस में, लगातार हम कार्बन डाइऑक्साइड इसको देते जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद इसकी लिमिट आ जाएगी, जिसके बाद इसकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, इसका वो मिल्कीनेस, वो सफेदपन गायब हो जाएगा एकदम, ये डिकम्पोज हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इसकी भी एक लिमिट होती है कि हाँ कुछ लिमिट में आपने कार्बन डाइऑक्साइड दी, स्लैग लाइम को कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, अब आप उसके ज्यादा और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस पे दे रहे हैं तो उसकी मिल्कीनेस जो इनिशियली इसमें मौजूद थी वो भी खत्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी एकदम। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। When an acid react with a metal oxide, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, एक ऐसा कंपाउंड होता है
जो ऑक्सीजन और मेटल के कॉम्बिनेशन से होके बनता है, चाहे वो आपका जिंक ऑक्साइड हो गया ZnO, या फिर आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया Fe3O4 हो गया आपका। ऐसी बहुत से ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। when an acid react with a metal oxide, it produces a salt and water. This is a type of neutralization reaction। ये आप एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तौर पे भी आप कह सकते हैं, माना जाता है, क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर दोनों फॉर्म कर रहे हैं ना प्रोडक्ट में। सिमिलरली टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। इसकी जनरल इक्वेशन क्या है आपकी, एक मेटल ऑक्साइड है आपकी जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जा रहा है। तो इससे आप एक चीज अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक एसिड किसी भी एक चीज से रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है, तो वो चीज आपकी बेसिक ऑलरेडी हो जाएगी नेचर में। तो एक की पॉइंट आपका ये भी बना है कि जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब भी एक मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है, तो हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में। एग्जांपल यहां मेंशन कर चुके हैं हम, नोट्स आप साथ साथ बनाते चले। अब ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट सारी कवर हो चुकी है, जितनी थी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन। नेक्स्ट आपका एसिड का आई थिंक लास्ट टॉपिक आपका बचा है, इसके बाद आपका एसिड कंप्लीट हो जाएगा। तो एसिड का लास्ट टॉपिक है जो काफी कम पूछा जाता है, पर आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट भी है, एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होती है, हमारे केमिकल एनवायरनमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, केमिकल जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है इन फैक्ट्रियों की वजह से, गाड़ियों की वजह से, व्हीकल्स जो चलती है वो ऐसा प्रदूषण फैलाती है, उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा केमिकल फैल चुका है, जिसकी वजह से जो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी एसिडिक हो जाते हैं नेचर में, और उनसे जो बारिश होती है वो चीजों को हार्म करते हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि एक टाइम पे ताजमहल का भी रंग पीला होने लग गया था, एकदम उसका जो मार्बल है वो खराब होने लग गया था। क्यों? क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी फैक्ट्रियां थी जो काफी जोरों शोरों से चलती थी, तो वहां पे एसिड रेन काफी ज्यादा मात्रा में होने लग गई थी, इसलिए वहां पे जो फैक्ट्रियां हैं उनको बंद कराया गया ताकि एसिड रेन ना हो। तो एक बार डेफिनेशन की तरफ भी नजर मार देते हैं। इट इज द रेन दैट हैज बीन मेड एसिडिक बाय सर्टेन पॉल्यूटेंट्स इन द एयर लाइक SO2 और NO2। ये आपके मेजर ऐसे केमिकल्स हैं जिनके वजह से मोस्टली एसिडिक रेन होती है, क्योंकि ये ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके हार्मफुल एसिड्स बनाते हैं। SO2 आपका सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर देता है और NO2 आपका नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर देता है। जब फैक्ट्री से आपको NO2 और SO2 ऊपर की तरफ को निकलते हैं गैस के फॉर्म में, क्लाउड्स में मिलते हैं, जो क्लाउड्स में आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके साथ केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं, H2SO4 वहां फॉर्म हो जाता है, HNO3 भी वहां आपका फॉर्म हो जाता है। उसके बाद जो रेन होती है वो आपके जंगलों को तो हार्म करती है, जो पानी उसका दूषित हो चुका है एसिड रेन की वजह से, वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी बहुत हार्म करती है, जमीन भी बहुत ज्यादा बंजर करने लग जाती है, तो ये एसिड रेन काफी ज्यादा हार्मफुल रहती है। इसलिए जो बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको बाहर फेंक दिया जाता है आसमान में चिमनी के द्वारा, उन फैक्ट्री को बंद करा जा रहा है, उन पे लिमिट लगाई जा रही है कि आप एक लिमिट तक ही इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एसिड रेन हो रही है। ऐसी ताजमहल के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था कि वो येलोइश होने लग गया था। द मेन कल्प्रिट्स बिहाइंड द एसिड रेन आर, मेन वजह क्या है इनके पीछे, एक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया जैसे हमने बताया SO2, प्राइमरी रिलीज फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, कोल के जलने से आपके मेजरली ये SO2 सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होता है। पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो इंडस्ट्रीज में यूज करा जाता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि आग का काम होता है, भट्टी का काम होता है, लोहे का काम होता है मशीन बनाने के लिए, तो वहां जो भट्टी जलाई जाती है उसके लिए कोयला का यूज करा जाता है, पेट्रोलियम का यूज करा जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए एक्स मेंशन हो चुका है कि नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में ऑक्साइड बना सकता है। मेनली फ्रॉम व्हीकल्स से ही आउट होता है ये हार्मफुल गैस एमिशन, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी ये रिलीज किया जाता है, जो कि आपका नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है।
नेक्स्ट, अब हमारा एसिड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि है आपका बेस। बेस एकदम वाइस वर्स है एसिड के मुकाबले। एक एंड एसिड की तरह आप कह सकते हैं कि ये वर्क करता है। कुछ कोई चीज, कोई सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने में भी यूज करा जाता है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, शॉर्ट में इसको हम खत्म कर लेंगे, क्योंकि एसिड से ही मेन आपका क्वेश्चंस आते हैं। एसिड आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो ये लिंक करते हैं हम, बहुत फ्लो में निकल जाएंगे तेजी में। सबसे पहले आपका आता है अरेनियस बेस। द सब्सटेंस विच रिलीज OH माइनस। हमने स्टार्टिंग में जैसे बात करी कि एसिड क्या होता है आपका, वो H+ आयन जो डिसोसिएट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। सिमिलरली बेस क्या होता है, जो आपका OH माइनस आयंस डिसोसिएट करता है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम्स में, उनको हम अरेनियस बेस कहते हैं। एग्जांपल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एसिडिटी ऑफ बेस, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक टॉपर को हटाने के लिए, एसिड को हटाने के लिए उस न्यू स्टूडेंट को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस हिसाब से उसकी जो मेहनत है उसको हमने बेसिसिटी का नाम दिया। अब यहाँ पे बेस आ गया, तो बेस को हटाने के लिए न्यू स्टूडेंट को कितनी मेहनत करने की पड़ेगी, उसको एसिडिटी ऑफ बेस कहते हैं हम। Acidity of a base may be defined as the number of replaceable OH minus ion present in the base, which it can release when dissolved in water or in aqueous solution। चाहे वाटर हो चाहे aqueous solution हो, उनमें डिसॉल्व करने के बाद ये OH माइनस आयन जितने डिसोसिएट करेंगे, वो आपका स्ट्रेंथ बताता है कितना आपने उस न्यू स्टूडेंट ने उस टॉपर को हटाने में कितनी मेहनत लगाई, कितनी ज्यादा क्षमता दी, वो आपका एसिडिटी ऑफ बेस आ गया। ये भी 3 तरीके के आपके हो जाते हैं। एक होता है मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस का एग्जांपल क्या होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी। जितने हमने यहाँ एग्जांपल लिए सारे मोनो हाइड्रोक्साइड थे। क्यों? क्योंकि ये सारे आपके एक OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यहाँ मेंशन कर देते हैं। जब एक्वस मीडियम में इसको डाला गया तो ये Na+ और OH माइनस आयन्स में डिसोसिएट होता है। आपका डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस कौन सा होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH2। ये आपका 2 हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है और एक कैल्शियम Ca2+ प्लस 2OH माइनस, 2 आपका हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। अब ट्राई एसिडिक बेस का एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जिसका एग्जांपल सबसे पहले और सबसे सटीक आया उसका कमेंट मेंशन किया जाएगा और हमारी तरफ से लाइक दी जाएगी। अब हमने जैसे एसिड की केमिकल रिएक्शन पढ़ी, वैसे बेस की भी केमिकल रिएक्शन है, पर इसकी ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही इसकी केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले आता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल्स के साथ रिएक्ट कराने के बाद भी ये सॉल्ट तो फॉर्म करता ही करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। जब भी आपका, अब आप जैसे हमने एसिड में बताया था कि कंसेंट्रेटेड हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमारे केमिकल लैब्स होते हैं, वहां पे भी हम ऑलमोस्ट कंसेंट्रेटेड बहुत ही कम यूज होता है, मेजरली आपका डाइल्यूट ही यूज करा जाता है। इसलिए हम केमिकल रिएक्शन जो स्टडी करते हैं, इसलिए उसमें भी हम डाइल्यूट वर्ड ही यूज करते हैं। तो डाइल्यूट बेस जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट कर देता है, जिसकी एक एग्जांपल हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराता है तो Na2ZnO2 फॉर्म करता है, जिसका कंपाउंड नेम सोडियम जिंकेट है, और हाइड्रोजन गैस आपकी इवेपोरेट हो जा रही है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, आपका जो है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, अभी हमने मेटालिक ऑक्साइड्स पढ़ा था। जो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो आपका मेटालिक ऑक्साइड्स में आ जाते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि आपके गैसेस हो गए, लिथियम हो गया, आपका डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए जो आपके मेटल नहीं होते, वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, वो आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हो गया। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में आपकी गैसेस ही होती है मेनली, जैसे कि आपका सोडियम डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये आपके सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, मेजरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। हमने मेटालिक ऑक्साइड्स का जब रिएक्शन पढ़ी थी, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब वो एसिड से रिएक्ट कर रही थी तो वो सॉल्ट और वाटर दोनों फॉर्म कर रही थी, तो यानी कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक हो गए नेचर में। अब बेस पे आए हैं तो ये इसका अपोजिट हो गया कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात हो रही है तो ये एसिडिक हो जाएगा नेचर में। When a base react with a non-metallic oxide, it form a salt and a water.
इसका भी एग्जांपल एक मेंशन हो चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया, वो हमारा स्लैग लाइन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस कैसे हम पहचानते हैं, होते क्या है। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी कि हमने अभी कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट पढ़ा था, वो हो गया उसकी घुलनशीलता कैसी है, उसका गाढ़ापन कैसा है, वो दूध कितना गाढ़ा था पानी डालने के बाद वो कितना हल्का हो गया। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक हो गया कि उसकी ताकत कितनी है, उसको हटाने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गया, अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट और आयोनाइज इनटू इट्स आयंस, H प्लस आयंस या फिर एनायन भी कहते हैं। जो आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं उसको आप एनायन से डिनोट करते हो, जो आपके नेगेटिव होते हैं उनको आप कैटायन से डिनोट करते हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो आपके कंप्लीटली H प्लस आयन डिसोसिएट कर देते, कुछ भी नहीं बचता। एक तो ये पहचान हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। सेकंड आपका हो गया कि इनऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, मिनरल एसिड जितने होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। एसिड विद एब्सेंस ऑफ कार्बन, कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है वो जिस भी केमिकल कंपाउंड के साथ आके कॉम्बिनेशन करता है वो उसका एसिडिक नेचर कम करता है। तो चाहे वो वीक एसिड तभी वीक एसिड हुआ है क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन आ चुका है, कार्बन ने आके उस कंपाउंड को फॉर्म करा है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें कभी भी कार्बन की प्रेजेंस नहीं होगी। ये क्लोरीन है, कंफ्यूजन ना आए कि यहाँ पे कार्बन तो सर मेंशन हो चुका है, नहीं, ये क्लोरीन का Cl है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr बोरिक एसिड हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल होते हैं जिनमें अगर कार्बन एब्सेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है। वीक एसिड कौन से होते हैं? अ वीक एसिड इज एन एसिड दैट ओनली पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस। वीक एसिड वो एसिड हो गए जो पार्शियली डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग कौन से थे? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वीक एसिड जो कंप्लीटली नहीं हो पा रहे वो ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग थे आपके इनऑर्गेनिक, वीक हो गए आपके ऑर्गेनिक एसिड। उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, वो कार्बन प्रेजेंट है तभी वो एसिड आपका वीक एसिड आ गया। जिसका एक एग्जांपल यहां मेंशन है एसिटिक एसिड, जिसको कॉमन नेम हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ। स्ट्रॉन्ग बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बेस दैट कंप्लीटली डिसोसिएट और आयोनाइज इनटू इट्स आयन। अब देखो कितनी सिंपल हो गई डेफिनेशन। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की याद करनी है, बाकी चारों की तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, कुछ नहीं करना। हमने इतने इजी नोट्स आपको दे रखे हैं, आप टेलीग्राम पे जाके हमारी पीपीटी ले सकते हैं, वहां से प्रिंट आउट निकालें, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट आउट को लेके आप याद करें, आपका टाइम बचेगा। नवंबर आ गया है तो अब तैयारी में जोरों शोरों से लग जाए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3NH2 हो गया हमारा मिथाइलामाइन, और ये CH3NH2CH3 मिथाइल मिथाइल डाई अमाइन हो गया हमारा। वीक बेस पे आते हैं, वीक बेस भी सेम है। एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये आपका हो गया है वीक बेस का एग्जाम्पल, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग बेस का। करेक्शन कर लेना कि जो वीक बेस होते हैं वो यहां मेंशन कर दिए हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो यहां मेंशन कर दिए हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कंप्लीटली तो यही डिसोसिएट होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH- में डिसोसिएट हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। ऐसे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया K+ और OH- में। वीक बेस का एग्जांपल यहां मेंशन हो चुका है। अब आ चुके हम इंडिकेटर पे। इंडिकेटर हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अभी आगे ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। इंडिकेटर टॉपिक आ चुका है। उससे पहले एक बार हम शो कर देते हैं हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल मैंने बताया था कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जहां पे हम मेजर करते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है। न्यूट्रल 7 पे आ गया हमारा। कलर शो आई थिंक नहीं कर रहा होगा, कोई डार्क कलर ले लेते हैं। जो 7 पे आपका आ जाता है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। हमारा मेनली पानी जो होता है प्योर वाटर वो हमारा न्यूट्रल आ जाता है। उसके बाद जो 7 से पीछे आ जाते हैं 1 के साइड की तरफ रेड कलर होने लगता है पीएच स्केल पे, वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। जो ब्लू कलर शो करते हैं आगे बढ़ते बढ़ते 14 तक पहुंच जाते हैं, वो आपका बेसिक नेचर शो करते हैं। जैसे एसिडिक हमने बताया था कि आपका HCl जो होता है वो आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है। वो बहुत ज्यादा एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा जो खाना होता है उसको पचाने में हेल्प करता है, स्टमक में प्रेजेंस होती है क्योंकि उसकी। लेमन जूस हो गया आपका, नींबू पानी, या फिर नींबू का जो रस हो गया वो भी आपका एसिडिक होता है। कच्चे सेब, टमाटर, ब्लैक कॉफी, ये सारे आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। और बेसिक नेचर के एग्जांपल यहाँ शो कर रखे हैं। बेकिंग सोडा हो गया। प्योर वाटर आपका न्यूट्रल है। ब्लड आपका हमारा बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है एकदम,
एकदम उसका पीएच 7 होता है, कि जो एकदम साफ ब्लड होता है उसका भी पीएच 7 ही होता है। और बाकी आके कंसंट्रेटेड एल्कलाइज सॉल्यूशन हो गए, जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, वो सारे आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाते हैं। तो चलते हैं इंडिकेटर की तरफ। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर है सॉल्यूशन का, जो ऐसा मिक्सचर है कि उसमें कोई भी आप केमिकल कंपाउंड डालो, उसका कलर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, वो बता देगा कि हाँ ये एसिडिक है, बेसिक है। अगर मैंने उसमें नींबू का रस डाल दिया तो वो रेडिश कलर दिखा देगा। क्यों? क्योंकि नींबू का जो रस है वो एसिडिक था नेचर में। A universal indicator is a mixture of different indicator solution which provide a gradual color change over a wide range of pH value. It is used to determine the approximate pH of a solution. अब pH स्केल हमारी हेल्प इस तरह से भी करता है कि जैसा ये रंग वो करेगा उस हिसाब से हमको पता चल जाता है। अगर वो येलो और ग्रीन के आसपास चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा केमिकल कंपाउंड है वो बेसिक ही है, थोड़ा न्यूट्रल के आसपास ही पड़ता है, क्योंकि बेस में ही ज्यादातर हरा रंग पड़ जा रहा है हमारा। पर वो हरा और पीला रंग जब मिक्स होके आता है कलर में, तब उससे पता चलता है कि हाँ ये न्यूट्रल है। अंडे में भी आपने देखा होगा, जो एक कच्चा अंडा होता है तो उसकी जो अंदर की जर्दी होती है वो भी येलो होती है, और जो आसपास का फ्लूइड होता है वो उसका कलर सेम ऐसा होता है, थोड़ा येलोइश और वाटर का मिक्सचर होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है नेचर में, थोड़ा बेसिक होता है पर न्यूट्रल ही आ जाता है एकदम। पीएच स्केल हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की ताकत कितनी ज्यादा है उसमें, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आ स्केल ऑफ, अच्छा ये चीज आपको शायद आपके टीचर्स क्लियरिफाई ना कराएं कि जो हमारा पीएच स्केल है वो मेनली सिर्फ हाइड्रोजन की ही पावर बताता है। हम पढ़ तो लेते हैं कि अगर वो इधर को आया तो H+ आयन से, उधर को गया तो OH- आयन से, इधर एसिड उधर बेसिक, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हमारा ऐसा स्केल है जो हमारा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की पावर बताता है। हाइड्रोजन की पावर कैसे बताएगा? कोई कंपाउंड एसिडिक है तभी वो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तब जाके वो हाइड्रोजन की पावर बता रहा है। जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन सिंगल आयंस में डिसोसिएट होकर आ रहे हैं, उनकी पावर बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो एसिडिक आ रहे हैं, कम हाइड्रोजन मिल पा रहे हैं, सिंगल कम हाइड्रोजन ही डिसोसिएट हो पा रहे हैं। वो OH- भी एक कंपाउंड है, वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना चुका है, पर वो अकेला हाइड्रोजन नहीं है, अकेला हाइड्रोजन H+ में एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन कमी हो गई, कम हो गए तो वो बेसिक हो गए नेचर में। तो पूरा स्केल ही हाइड्रोजन की ही पावर बताता है, इसलिए इसका नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पीएच स्केल कहते हैं। वो बस कहने के लिए हम पढ़ा देते हैं कि OH की पावर हमारी 14 की साइड चली जाती है और H+ की जो पावर है वो हमारी 1 2 3 4 की साइड आ जाती है, एसिडिक नेचर दिखाने के लिए। ये एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है H+ आयंस की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन के अंदर। पीएच की रेंज चाहे आप यहां से देख लो, नोट्स में उतार सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे जो हमने मेंशन कर रखा है कि 1 से 3 तक रेड कलर होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक में आ जाते हैं, 4 से 6 ऑरेंज टू येलो हो जाता है, जो वीक एसिड में आ जाते हैं, 7 जो हो जाता है वो ग्रीन हो जाता है, एग्जैक्ट न्यूट्रल हो जाता है, ना वो एसिडिक हुआ ना वो बेसिक हुआ। 8 से 11 ब्लू कलर में दिखा देता है, व्हील एल्कलाइन में या फिर बेसिक। बेसिक कंपाउंड्स को हम एल्कलाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी उसमें आप देखना कि जो हमारे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में जितने भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वही हमारे मेनली बेसिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और इसलिए उनको एल्कलाइन वो भी बोला जाता है, ग्रुप एल्कलाइन ग्रुप भी बोला जाता है। जो आपके एस के बाद पी ब्लॉक जो यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है पीरियोडिक टेबल में, उसको आप आई थिंक, हाँ वो जो आपके पी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है वो आपका एसिडिक नेचर शो करता है। यहाँ पे चाहे आपका क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका एसिडिक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। 12 to 14 हो, वायलेट और पर्पल कलर शो करता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हो जाता है। ये तो रही पीएच की बात। अब हमारा बेस यहाँ कंप्लीट हो गया शॉर्ट और क्रिस्प में एकदम शॉर्ट नोट्स के साथ। अब हम चलते हैं सॉल्ट्स की तरफ। सॉल्ट्स बहुत इजी, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होती है, एसिड बेस मिलता है, तब सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है। ऐसी इसकी सिंपल केमिकल रिएक्शन है कि सॉल्ट्स आर टिपिकली फॉर्म थ्रू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। उसकी इक्वेशन यहां मेंशन कर दी है। अब एक चीज आपने नोटिस करी, मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि आगे बहुत जगह पे आपकी यूज होगी। अब आपने तब से अगर हमारे सारे लेक्चर कंटिन्यूसली देखे हैं तो आपने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कितनी ज्यादा हर जगह यूज हो जा रही है। तो ये एग्जाम्स में भी पक्का आती ही आती है, तो इसको छोड़ के नहीं जा सकते बिल्कुल भी।
एक इमेज यहाँ शो हो रही है कि एक एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है NaCl और वाटर आपका रिलीज कर देता है। ये आपकी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब आ जाते हैं कि सॉल्ट भी कई तरीके के होते हैं, कई केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। सबसे पहला आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद ड्राई स्लैग लाइम। स्लैग लाइम जो आपका ड्राई स्लैग लाइम होता है, ये रहा, जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब वो आपका CaOCl2 जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है उसका कंपाउंड फॉर्म करता है और वाटर साथ में रिलीज करता है। इसके यूजेस आपसे एग्जाम्स में हो सकता है पूछे जाए और बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका, चाहे आपका वॉशिंग सोडा हो गया, चाहे आपका बेकिंग सोडा हो गया। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम्स में इनके यूजेस हमेशा ही पूछे जाते हैं। जो आपके 3 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं टॉपिक्स से आएगा कि इनके यूजेस मेंशन करो। तो जो यूजेस बताए बहुत अच्छे और इजी हैं, जो इजीली लर्न भी आपको हो जाएंगे। ब्लीचिंग करने के लिए कपड़े धुलते टाइम जो आपके कपड़े होते हैं उनमें ब्लीच करवाते हैं जो हम, उसमें यूज होता है। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो आपके कपड़ों की फैक्ट्रियां होती है वहां पे यूज कराता है। और आपके जो वुड्स होते हैं, वुड्स के पल्प होते हैं, उनसे पेपर जो फॉर्म होती है, जो आपकी वुड को काट के चूरा बना के पेपर की जो फॉर्मेशन होती है, उसमें भी आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट, जो डिसइंफेक्टेंट होता है केमिकल्स को मारने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, जम्स को मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी ब्लीचिंग एजेंट यूज करा जाता है। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जम्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है कि मेरे को कोई अपना काम कराना है, जो मेरे को पर्सनल लेवल पे है और जो मिस्ट्री सी सॉल्व करानी है, तो उसके लिए मैं एक एजेंट हायर करूंगा कि वो काम मैं नहीं कर रहा, वो काम वो कर रहा है मेरे लिए, पर वो काम हो मेरा रहा है, कर वो रहा है, काम हो मेरा रहा है। तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी कंपाउंड के लिए खुद को ऑक्सीडाइज करवा दे रहा है, तो आई एम सॉरी, जो दूसरे केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा दे रहा है, ऐसे आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट हो जाते हैं जो दूसरे केमिकल कंपाउंड्स का काम कराते हैं, यानी कि उनको रिड्यूस कराते हैं, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस में। केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है हाउस होल्ड्स यूज में। यूज इन हाउस क्लीनिंग और ब्लीचिंग, सिंपली आपने देखा होगा घर में सफाई करने के लिए भी जब कहीं ज्यादा गंदगी जम जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर डाल के रगड़ के साफ कर दिया जाता है, तो वो साफ कर देता है। तो ऐसे कुछ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने बनाने में आपका यूज होता है, ज्यादा इसका वो पूछा नहीं जाएगा। आपकी केमिकल रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है और इसका यूजेस इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। जो इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, वो उसका कॉमन नेम आपका बेकिंग सोडा पड़ जाता है। केमिकल रिएक्शन यहाँ मेंशन हो चुकी है कि जब भी बेकिंग सोडा आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी सॉल्ट फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। और हमको अगर बेकिंग सोडा बनाना है तो इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें कि हम सॉल्ट लें और सॉल्ट भी वो लें कि उसकी मदद से हमारा बेकिंग सोडा फॉर्म हो जाए। पानी ले और कार्बन डाइऑक्साइड ले तो आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा। यूजेस कैसे आते हैं? खाना बनाने में आपका आ गया और आपका एंटी एसिड में आ गया। इट कैन बी यूज टू रिलीव हर्ट बर्न्स एंड इंजेक्शन बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टमक एसिड। जो आप कभी कभार होता है ना कि आप खाना खा लो और 2-3 तरीके की आप चीजें खा लो तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, गैस बनने लगती है, तो उसके बाद जो आपका अंदर का HCl है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रेजेंट है, वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, एसिडिक हो जाता है नेचर में। तो उसको नॉर्मल करने के लिए, बेसिक करने के लिए एंटी एसिड की तरह भी इसको यूज करा जाता है। आपने इनो तो देखा होगा कि जब भी पेट में गैस बनती है, वो क्या होती है, गैस कैसे बनती है कि बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर हो गया हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो उसको बेसिक करने के लिए हम इनो का पानी पीते हैं। वो इनो में बेस होता है जो अंदर जाकर उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे रिलीफ मिलता है। इसका भी सफाई में यूज करा जाता है। आपका मेन फोकस यूजेस पे ही रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यूजेस ही आपसे पूछे जाएंगे ज्यादातर। अब आपका नेक्स्ट आता है लास्ट सॉल्ट,
वॉशिंग सोडा, जिसका कंपाउंड नेम Na2CO3, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। वॉशिंग सोडा is the common name of sodium carbonate. Its chemical formula is Na2CO3. It is also known as soda ash या फिर सोडा क्रिस्टल्स। इनको सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। द मोस्ट कॉमन हाइड्रेट इज सोडियम कार्बोनेट, डेक हाइड्रेट। जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि आपने वॉशिंग सोडा लिया, आपने जो सरफ होता है वो आपका वॉशिंग सोडा है, आपने उसको जब पानी में मिलाया वो झाग फॉर्म कर रहा है, वो झाग फॉर्म कर रहा है, वही आपका सोडा ऐश हो गया। और सोडा क्रिस्टल्स, जो आप पीने वाला सोडा होता है उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म करता है जो ये। तो जब भी ये पानी से रिएक्ट करता है, उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर हम दें, 10 मॉलिक्यूल्स देते हैं अगर हम वाटर के, तो वो एक डेक का हाइड्रेट बनाता है Na2CO3.10H2O, जो एक अकेला एक क्रिस्टल है जो फॉर्म होता है। तो एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा कैसा क्रिस्टल फॉर्म करता है, तो आप कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा जब भी एक फिक्स्ड लिमिटेड वाटर की प्रेजेंस के साथ रिएक्ट करता है, तो वो आपका एक डेक हाइड्रेट क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, जिसके यूजेस मेंशन है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। आपने देखा होगा जब भी हम सरफ को पानी मिलाते हैं कपड़े धोने के लिए, तो मिलाने के बाद पानी काफी हल्का हो जाता है, एक तो उसमें झाग आ जाती है उसकी वजह से, और पानी काफी स्मूथ हो जाता है, बहुत इजीली इसमें हाथ फ्लो कर पाते हो आप। तो वही आपका वाटर सॉफ्टनिंग में आ गया। इट इज यूज्ड टू सॉफ्टन हार्ड वाटर बाय प्रेसिपिटेटिंग आउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। दीज आयंस इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप्स। क्लीनिंग एजेंट में आपका यूज करा जाता है कि कहीं गंदगी तो सरफ का, आपको ये तो बहुत कॉमन सी चीज होगी कि सफाई में भी यूज करा जाता है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ग्लास बनाने में भी आपका वॉशिंग सोडा का यूज होता है। जो ग्लास की फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां ग्लास फॉर्म होते हैं, वहां पे भी आपका वॉशिंग सोडा यूज होता है। इट इज अ की इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसके बिना ग्लास की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। ग्लास की फॉर्मेशन के लिए काफी मेजर रोल प्ले करता है। आपका लास्ट टॉपिक आ गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा टॉपिक है चैप्टर का जिसको आप छोड़ के कभी नहीं जा सकते। आज तक एग्जाम्स में ऐसा हुआ ही नहीं कि ये क्वेश्चन आए ना, चाहे आपका एमसीक्यू में पूछ लेता है, चाहे आपका केस स्टडी तक बना के दे देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना इंपॉर्टेंट है आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, जो आपके घर की पुट्टियां होती हैं, वो है ये सिंपली, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। क्रिस्टल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम आपका एक केमिकल कंपाउंड होता है CaSO4.2H2O, जिसको आप हीट करते हो, उसकी मॉइस्चर खत्म होने लगती है, नमी खत्म होने लगती है धीरे धीरे, तब जाके वो आपका पीओपी या फिर आप कह सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और जो बचा कुछ पानी है वो आपका आउट हो जाता है। तो ये जो आपका CaSO4.2H2O रिएक्ट करता है एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर के साथ, जिसकी रेंज है 120 से लेके 180 तक। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए पता होना जरूरी है। यूजेस पे आ जाते हैं। यूजेस आता है कंस्ट्रक्शन। इसके यूजेस तो आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो कि किसी की हड्डी टूट जाती है तब हमारा पीओपी यूज करा जाता है, घरों में यूज करा जाता है, चाहे जो मूर्तियां बनाई जाती हो तब जाके आप पीओपी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है इनिशियली, तब वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, पर वो सूखने के बाद पत्थर ज्यादा सख्त हो जाता है। तो चाहे वो आपकी मेडिकल लाइन हो, आर्ट एंड डेकोरेशन में हो, डेंटिस्ट हो, जो हमारे दांतों में हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि दांतों में छेद हो जाता है, क्रैक आ जाते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए भी इसका यूज करा जाता है। तो इसी के साथ एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है, जिसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड करें। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने आसपास के लोगों को भी बताया, ताकि जो एक अच्छाई होती है वो अकेले ही नहीं रखनी चाहिए, तभी कंपटीशन मिलेगा, तभी पढ़ने में मजा आएगा। तो ऐसी और अमेजिंग लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए आप। हम बहुत जल्द लौटेंगे इस चैप्टर के लेक्चर 2 के साथ, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट PYQ कवर करेंगे। थैंक यू।